स्वागत करता हूँ आपका जेईई एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मई 2026 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। आप देख पाएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किसका क्या वेटेज रहा है, किस प्रकार के सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं, क्या वो ज़्यादा केस स्टडी बेस्ड होते हैं या वो ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं। आप उसका कंप्लीट अंदाजा लगा पाएंगे और उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को ओरिएंट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग मेजर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम अर्लीस्ट टू द मोस्ट रिसेंट। पहले अर्लीस्ट होना चाहिए, फॉर मोस्ट रिसेंट होना चाहिए एनएसई, बीएसई, सीएसई, एएसई। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 2 ऐसे करके 4 ऑप्शन है। क्या आपको पता है इंडिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज केवल एशिया की सबसे पहली एक्सचेंज नहीं थी, बल्कि उसकी शुरुआत एक बनियान ट्री के नीचे हुई थी। सर, बनियान ट्री के नीचे हुई थी। लेकिन एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा, वो आपको फँसाएगा करेक्ट क्रोनोलॉजी में, राइट? तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, सोचिए क्या आपको लग रहा है एबीसीडी में से? चलिए इनकी हिस्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट ईयर को ज़रा समझते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1875 में। एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है सर। एशिया की ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, राइट। नेटिव शेयर और स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन का नाम ही इस नाम से शुरू हुई थी, राइट। क्या नाम था सर? नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहला कौन सा एसोसिएशन था, तो नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, राइट। फिर आता है सर एएसई। एएसई यानी अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज 1894। पीएसई के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से अहमदाबाद में इंडिया की दूसरी स्टॉक एक्सचेंज बनी। आफ्टर बीएसई द नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इज द एएसई। टेक्सटाइल मेन कारण था। फिर आता है सर सीएसई, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज 1908, राइट। ब्रिटिश राज के टाइम कलकत्ता मेजर ट्रेडिंग हब था, इसीलिए 1908 में कल सीएसई को ऑफिशियली सेटअप किया गया। और फिर आता है सर एनएसई। एनएसई सर बना था 1992 में, राइट। तो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म और हर्षद मेहता स्कैम के बाद मॉडर्न स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए एनएसई को लॉन्च किया गया। तो ऑर्डर क्या बना? 1875, 1894, राइट, 1908 और फिर 1992। यानी दोस्तों बीएसई के बाद आ गया एएसई, इसके बाद आ गया सीएसई और इसके बाद आ जाता है हमारा एनएसई। यदि हम ऑप्शन को चेक कर लें तो कौन सा सही ऑप्शन है यहाँ पे? तो यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, राइट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2431 बीएसई, राइट, एएसई, टीएससी, एनएससी 2431 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सर इतने साल ईयर याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने के लिए ना हमारा सिंपल फॉर्मूला है बीएसीएन फॉर्मूला, यानी भारत अपना कैपिटल नेशन वाइड। भारत अपना कैपिटल नेशन वाइड, बीएसीएन फॉर्मूला। बी से याद रखिए बीएसई, ए से याद रखिए एएसई, टी से देखिए सीएसई, एन से एनएसई। तो बैक ऑन याद रखिए, बैक ऑन। और दोस्तों क्रोनोलॉजी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब सर एक दो ट्रैप भी सुनिए। एग्जामिनर आपसे ना 2 जगह गलती करवाता है यहाँ पे। पहला ट्रैक है कलकत्ता और अहमदाबाद के बीच में, ठीक है। कलकत्ता ब्रिटिशर की कैपिटल थी, इसीलिए सबको लगता है कि सीएसई पहले आई होगी। लेकिन सर टेक्सटाइल बूम की वजह से ना एएससी 1894 और सीएसई 1908 की से पहले आई थी। और सर एनएसई की पॉपुलैरिटी, आज एनएसई इंडिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, तो कुछ लोग इसे पुराना समझ लेते हैं। लेकिन सर एनएसई जो है मॉडर्न एरा में बना था। क्लियर है सर? तो बीएसई हमने देखा, बीएसई 1875 एशियाज़ का ओल्डेस्ट, एएसई सेकंड ओल्डेस्ट टेक्सटाइल हब 1894, सीएसई ब्रिटिश का कैपिटल, सीएसई बना ही था सर ब्रिटिश के ट्रेड सेंटर के रूप में। और एनएसई दोस्तों भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज। आपसे यदि पूछे कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉनिक जब भी वर्ड दिखे ना एनएसई पे टिक लगाइएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 पे। सर कमिटी पे तो सवाल हर एक साल आता है और मैंने आपको अलग से कमिटी पे ना एक सेपरेट वीडियो भी बताया है, ट्रिक वाला वीडियोस। यदि आप उसका लिंक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए कमिटी, तो मैं आपको उसको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें जितने भी कमिटीज हैं आपके इंडियन इकोनॉमी बुक में, सब कमिटीज को एक ट्रिक के माध्यम से एक सिंगल वीडियो में समझाया गया है। तो सर जब आप और हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमारा सिविल स्कोर देखता है। लेकिन सोचिए जब बड़ी-बड़ी कंपनियां मार्केट से करोड़ों रुपए उठाती हैं, तो इन्वेस्टर उनका स्कोर कैसे चेक करते हैं? यहाँ पे एंट्री होती है सर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की, जिसको शॉर्ट में हम लोग सीआरए बोलते हैं, राइट। तो हम दोस्तों आइए एक फेवरेट क्वेश्चन देखते हैं।
पूछा गया है कि जो पहला सीआरए था क्रिसिल, वो किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे ड्राइव हुआ था? नरसिम्हन, यूके सिन्हा, वगुल या आरपी गुप्ता? सर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपने ऑप्शन ए सोचा है ना नरसिम्हन कमिटी, तो रुक जाइए सर। आप एग्ज़ामिनर के सबसे बड़े जाल में फँस चुके हैं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है वगुल कमिटी। देखिए, कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाते हैं। 1987 में इंडियन मनी मार्केट को डेवलप करने के लिए एक वर्किंग कमिटी बनाया गया, वर्किंग ग्रुप बनाया गया। कब सर? 1987 में। तो जो हमारा मनी मार्केट था, राइट? मनी मार्केट को डेवलप करने के लिए, फॉर डेवलपिंग द मनी मार्केट, राइट, एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया, जिसका हेड कौन थे? एन वगुल। इसके हेड थे हमारे वगुल साहब। उन्होंने रिकमेंड किया कि भारत में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भारत में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए, राइट? यानी उनके उधार चुकाने की कैपेसिटी को रेट करे, राइट? उनकी उधार, और सर उसमें क्या है कि इंडिपेंडेंट क्रेडिट एजेंसी तो ठीक है, क्योंकि कंपनी की क्रेडिट वर्दिनेस, इंडिपेंडेंट एजेंसी क्या करे? कंपनी की जो क्रेडिट वर्दिनेस है ना, यानी उनकी उधार चुकाने की जो क्षमता है उसको रेट करे, राइट? इसी रिकमेंडेशन से जन्म हुआ सर क्रिसिल का। यहीं से बात आया क्रिसिल का, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो बनी इंडिया की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। एग्जामिनर क्या करेगा सर? ऑप्शन ए में ना आपको नरसिम्हन कमिटी देगा। देखिए ना, वो क्या करेंगे सर? ऑप्शन ए में आपको नरसिम्हन कमिटी देंगे। देखिए दिया भी इन्होंने, राइट? क्योंकि सर बैंकिंग रिफॉर्म सुनते ही हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली नरसिम्हन जी पे चला जाता है। याद रखिए, नरसिम्हन कमिटी बैंकिंग स्ट्रक्चर के लिए थी, क्रेडिट रेटिंग के लिए नहीं थी। ठीक है? अब सर एग्जाम में याद रखने के लिए एक तरीका बताता हूँ। तो सर क्रेडिट रेटिंग अच्छी आएगी, तो मार्केट में सब क्या बोलेंगे? वाह गुल! बोलेंगे ना सर, वाह गुल, वाह गुल। इमेजिन अ कंपनी गेटिंग अ ट्रिपल ए रेटिंग, और सभी ने क्लैप किया, वाह वाह। तो सर या फिर ऐसे याद रखिए, क्रेडिट रेटिंग में सीआर आता है, सीआर से क्रिसिल हो जाएगा, और क्रिसिल इज रिकमेंडेड बाय अ कमिटी ऑफ वगुल। तो सीआर भी याद कर लीजिए, सीआर भी। जैसे हीरो होंडा सीआर भी गाड़ी होती है ना, वैसे ही। बस याद रखिएगा, रेटिंग अच्छी मतलब वाह वाह वगुल, याद आ जाना चाहिए, और 1 मार्क्स आपके पॉकेट में। वाह वाह से वगुल याद आना चाहिए, यदि रेटिंग अच्छी हुई तो। सर समझ में आ गया? पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम हमने देखा, क्रिसिल पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी। किसने रिकमेंड किया था? वगुल कमिटी ने रिकमेंड किया था। कब रिकमेंड हुआ था? 1987 में रिकमेंड हुआ था। और सर ट्रैप अवॉइड करना है हमें, नरसिम्हन कमिटी को टिक नहीं लगाना है। प्लीज ये ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, बिफोर कंटिन्यूइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर आईएनआईएफएस पीडीएफ कोर्स। आपको इस पीडीएफ कोर्स में मिलता है हमारे थ्योरी एंड एमसीक्यूज पीडीएफ यूनिट वाइज, कैप्सूल कंटेंट फॉर लास्ट मिनट रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं जिस पीडीएफ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सभी पीडीएफ डाउनलोडेबल हैं। आप उनको लैपटॉप और मोबाइल दोनों में एक्सेस कर सकते हैं। सभी के सभी शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में हैं, टू द पॉइंट्स है, कम समय में बहुत ही इफेक्टिव रिवीजन होगा। एमसीक्यूज के अंदर आपको केस स्टडीज, ये एमसीक्यूज़ सब कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप यदि इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, और यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स लुक एट वन केस स्टडी। आइए केस स्टडी वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द केस स्टडी। फ्रेंड्स, एग्जाम में अब डायरेक्ट क्वेश्चन का ज़माना चला गया है। आईआईबीएफ अब आपसे ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, जो देखने में 1 पेज लंबे होते हैं, पर उनका आंसर सिर्फ 1 सेकंड का होता है, अगर आपको कांसेप्ट पता हो तो। तो आज हम ट्रेज़री मैनेजमेंट के सबसे कन्फ्यूजिंग टॉपिक, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट रेफरेंस रेट, एआरआर हम लोग कहते हैं, राइट? इसका एक ऐसा पास्ट ईयर लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें मैक्सिमम लोग फँस जाते हैं। सबसे पहले देखिए, सीधा केस स्टडी पे आते हैं। ग्लोबल हॉरिज़ॉन बैंक है, राइट, जीएचबी, और इनकी ट्रेज़री हेड नई एआरआर को रिव्यू कर रही है, नई अल्टरनेट रेफरेंस रेट को रिव्यू कर रही है, राइट? उन्हें एक ऐसा बेंचमार्क रेट आइडेंटिफ़ाई करना है, जो सिक्योर्ड भी हो, लिखा है ना? तो कुछ सिक्योर्ड हो, यानी कि कोलेटरल से बैक्ड हो, राइट? और जिसके ट्रांज़ैक्शन स्ट्रिक्टली बैंक ओनली मार्केट तक रिस्ट्रिक्टेड हो, लिखा है ना? कि सम आर बैक्ड बाय कोलेटरल मिनिमाइजिंग क्रेडिट रिस्क व्हाइल अदर आर अनसिक्योर्ड। और साथ ही साथ एक और है कि जिसके ट्रांज़ैक्शन स्ट्रिक्टली बैंक ओनली मार्केट तक रिस्ट्रिक्टेड हो। तो फ्रेंड्स, अब सवाल ये है कि आपको मिस्टर शर्मा के रिव्यू के बेसिस पर ये बताना है कि इनमें से कौन-सा बेंचमार्क रेट जो है सिक्योर्ड भी होगा, और एक्सक्लूसिवली ट्रांज़ैक्शन पे होगा, जहाँ पे काउंटर पार्टी को रिस्ट्रिक्टेड किया गया है बैंक ओनली। एसओएफआर, एसओएनआईए, सेरॉन, टोनार, बहुत सारे स्टूडेंट ना यहाँ पे एसओएफआर मार्क करके आते हैं, राइट? लेकिन सर सही जवाब है इसका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेरॉन। आइए इसके लॉजिक को क्रैक करते हैं। सर देखिए, लाइबोर के बाद बंद होने के बाद ना दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने अपने-अपने नए ओवरनाइट रेट बनाए। एक बार लाइबोर बंद हो गया, राइट? इसके बाद क्या हुआ कि
दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने अपने-अपने ओवरनाइट रेट बनाए, राइट? और इसी ओवरनाइट रेट को हम लोग एआरआर बोलते हैं, अल्टरनेट रेफरेंस रेट बोलते हैं। इन रेट में 2 सबसे बड़े डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस होता है सर सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड। पहला अंतर होता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का, राइट? क्या ये रेट कोलेटरल पर बेस्ड है या अनसिक्योर्ड लोन पे बेस्ड है? और सर दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस होता है काउंटर पार्टी का। क्या इसमें सिर्फ बैंक आपस में ट्रेड कर रहे हैं, यानी इंटर बैंक है या नॉन बैंकिंग एंटिटी भी शामिल है? यानी बैंक आपस में ट्रेड कर रहे हैं। आर दे इंक्लूड इंटर बैंक या नॉन बैंकिंग एंटिटी भी है? अब सर अपना ऑप्शन टेस्ट करते हैं। पहला जो ऑप्शन इन्होंने दे दिया है, सोनिया का दिया है, क्योंकि यूके का है इंटर बैंक रेट। और दूसरा ऑप्शन दे रखा है इन्होंने टोनार का। सर टोनार जापान का है, टोक्यो ऐसे याद रख सकते हैं, जापान। राइट, ये दोनों अनसिक्योर्ड रेट हैं। बोथ ऑफ देम आर अनसिक्योर्ड रेट। तो ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि हमको भैया सिक्योर रेट देखना है, राइट? क्योंकि हमें जो है वैसा एआरआर देखना है जो कि सिक्योर्ड हो, कोलेटरल बैक्ड हो और जिसे ट्रांजैक्शन स्ट्रिक्टली बैंक ओनली मार्केट तक हो। और सर दूसरा बात है कि द नेक्स्ट केस लेते हैं एसओएफआर को। सर एसओएफआर सिक्योर्ड ज़रूर है, येस इट इज़ सिक्योर्ड, राइट? पर इसमें बैंक के साथ-साथ नॉन बैंक भी हैं। इसमें दोनों आते हैं हमारे, बैंक भी आते हैं और नॉन बैंक भी आते हैं। लेकिन सर सेरॉन की यदि हम बात कर लें, सेरॉन स्विट्ज़रलैंड का है। तो इफ यू टॉक अबाउट द सेरॉन, सेरॉन सर स्विट्ज़रलैंड का है। ये एक अकेला ऐसा रेट है जो पूरी तरह से सिक्योर्ड है और इसका डेटा ना स्ट्रिक्टली बैंक ओनली ट्रांज़ैक्शन से आता है। इसमें दोनों चीज़ें हैं सर, सिक्योरिटी भी है और प्लस बैंक ओनली भी है। ये सेरॉन हो गया। अब मेमोरी हैक सुनिए, अब इतनी सारी डिटेल एग्ज़ाम तक याद कैसे रहेंगी? इसके लिए एक शानदार मेमोरी हैक है सर। सोचिए ना, स्विस बैंक के बारे में। स्विस बैंक पूरी दुनिया में 2 चीज़ों के लिए फ़ेमस है। पहला सिक्योरिटी और दूसरा सर एक्सक्लूसिविटी, राइट? तो स्विस हो गया सिक्योर और एक्सक्लूसिविटी का मतलब है सर यहाँ आम आदमी नहीं, सिर्फ बैंक यानी वीआईपीज़ अलाउड हैं। एक्सक्लूसिविटी का मतलब केवल वीआईपीज़ आर अलाउड, राइट? जब भी क्वेश्चन में आए सिक्योर और बैंक ओनली, तुरंत दिमाग में आना चाहिए स्विस बैंक मतलब सेरॉन। एग्जामिनर हमेशा ऑप्शन ए में एसओएफआर रखेगा, क्योंकि वो सबसे फेमस एआरआर है और वो सिक्योर्ड भी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एसओएफआर में बैंक ओनली रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, उसमें नॉन बैंक भी होते हैं, राइट? तो सर आपको एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ, ये जो चारों लिखे गए हैं ना, कहाँ-कहाँ के हैं? तो सर सेरॉन याद रखिएगा स्विट्ज़रलैंड का है, राइट? उसके बाद एसओएफआर हमारा सर यूएसए का है, सोनिया हमारा यूके का है, टोनार हमारा जापान का है। यदि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड की बात कर लें, तो सर एसओएफआर जो होता है सिक्योर्ड होता है, सोनिया अनसिक्योर्ड है। फिर स्विस स्विस हमारा स्विस दैट इज़ वी टॉक अबाउट द सारोन, सारोन भी सिक्योर्ड है और टोक्यो टोनार, राइट? टोनार हमारा अनसिक्योर्ड है। और सर मार्केट पार्टिसिपेंट की बात कर लें, तो एसओएफआर की बात करें सर, तो एसओएफआर में दोनों आते हैं, बैंक और नॉन बैंक दोनों आते हैं। फिर सोनिया में भी बैंक और नॉन बैंक दोनों आते हैं। शेरोन में केवल बैंक आते हैं, बैंक ओनली। और टोक्यो में भी हमारे बैंक और नॉन बैंक दोनों आते हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं एकदम। एक क्वेश्चन देखिए सारा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, यही तो मैं चाहता हूँ सर, आपको इसके बाद कुछ देखना ना पड़े। एक और केस स्टडी देखते हैं सर, बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी आई थी रिसेंट एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि बैंक नेशनलाइजेशन के क्वेश्चन में एग्जामिनर जानबूझकर आपको फेक डेट और फेक मर्जर का लालच देता है, ताकि आप अपना 1 मार्क्स खो दीजिए। आज हम एक ऐसे ही पास्ट ईयर केस स्टडीज़ को सॉल्व करेंगे और एक ऐसा ट्रिक सीखेंगे, जिसके बाद आप नेशनलाइजेशन के ईयर सोते हुए भी नहीं भूलिएगा। सर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टूडेंट पूछता है कि क्या यूको बैंक और आंध्रा बैंक का 1973 या 1989 में कोई मर्जर या नेशनलाइजेशन हुआ था? तो एक क्लास चल रहा था बैंक नेशनलाइजेशन में। मिस्टर शर्मा ने 2 डिस्टिंक्ट वेव बताए। एक तो बताया सर 19 जुलाई 1969 का और एक 16 अप्रैल 1980 का। एक स्टूडेंट पूछता है कि क्या वो ऐसा कोई नेशनलाइजेशन इवेंट हुआ है, जहाँ पे आंध्रा बैंक जो है यूको बैंक के साथ आंध्रा बैंक जॉइन कर लिया हो 1973 में और यूको बैंक स्टेटस बदल लिया हो 1979 में। अब सर ऑप्शन ये कह रहा है कि कौन-सा ऑप्शन स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहा है ट्रांज़िशन? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि दोनों को नेशनलाइज़ हुआ था 1979 में, 1969 में। बी कह रहा है कि आंध्रा बैंक नेशनलाइज़ हुआ 69 में, यूको बैंक नेशनलाइज़ हुआ 80 में। सी कह रहा है कि यूको नेशनलाइज़ हुआ 69 में, आंध्रा नेशनलाइज़ हुआ 80 में। और डी कह रहा है कि दे वर ट्रांसफॉर्म्ड इंटू पीएसबी थ्रू मर्जर इन 73 एंड 79।
अब देखिए सर, कांसेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिए। इंडिया में बैंक नेशनलाइजेशन 2 फेज़ में हुई थी, राइट? इसको 2 वेव्स बोलते हैं। 2 फेज़ बोलिए या 2 वेव्स बोलिए, बात बराबर है। वी कॉल इट 2 वेव्स ऑफ नेशनलाइजेशन। तो जो फर्स्ट फेज़ था, वो हुआ था 19th जुलाई 1969 में, राइट? इसमें 14 बैंक्स नेशनलाइज़ हुए थे। क्राइटेरिया क्या था कि जिन बैंक का डिपॉज़िट 50 करोड़ से ज़्यादा है, राइट? जिन बैंक का डिपॉज़िट 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो हमारा जो यूको बैंक था ना, वो इसी फर्स्ट वेव का हिस्सा था। अच्छा, सेकंड फेज़ आया सर 16th अप्रैल 1980। इसमें 6 और बैंक नेशनलाइज़ हुए। कितने बैंक नेशनलाइज़ हुए सर? 6 बैंक नेशनलाइज़ हुए और क्राइटेरिया था कि 200 करोड़ से ऊपर का कैपिटल, राइट? से ज़्यादा का डिपॉज़िट। तो हमारा आंध्रा बैंक जो है ना, सेकंड वेव में शामिल था। ठीक है, आंध्रा बैंक जो था, ये सेकंड वेव में शामिल था। तो ऐसे सवाल आता है सर, आपको पता होना चाहिए कि कौन से बैंक 1969 की लिस्ट में है और कौन से बैंक 1980s की लिस्ट में है। तो यूको बैंक 69 हो गया, आंध्रा बैंक 80s हो गया। अब आते हैं सबसे मेन बात पे, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? यूको बैंक 1969, आंध्रा बैंक 1980। अब देखिए, एग्ज़ाम प्रेशर में यह बैंक किस साल में आया था, ये कैसे याद रखें? इसके लिए एक मेमोरी हैक आपको देता हूँ। तो सर, यूको बैंक में यू देखिए, यू से स्टार्ट होता है ना? यू को जब लिखते हैं तो पहला अक्षर क्या होता है? यू। यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? 69 बोलते हैं ना सर, 69 यानी 69 हो गया 1969। अच्छा, आंध्रा बैंक क्या होता है? आंध्रा स्टार्ट होता है ए से। और सर ए को कैसे याद रखें? आंध्रा का जो पहला अक्षर होता है ए, उसको याद रखिए 80, राइट? 80, 80 यानी कि 1980। याद हो गया सर? बस यू से यूको, यू से 69, ए से आंध्रा, ए से 80। आई बेट आप चाह के भी इसको नहीं भूल पाइएगा सर, ठीक है? क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो 73 और इन्होंने 1979 लिखा था ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए लिखा था। लिखा है ना? 73, 79, राइट? ये फेक डेटा था। रियल एग्ज़ाम में ऐसी फालतू इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करना सीखिएगा सर। क्लियर है? फेज़ 1 में कौन-कौन से बैंक नेशनलाइज़ हुए थे और इसका डिटेल डिस्कशन हमने अपने कोर्स में कर रखा है, डिटेल में समझाया है। अब सर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या आप जानते हैं सर कि आपका डेली या बैंकिंग एग्ज़ाम में आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? राइट? ये आईएनआईएफएस की बात कर रहे हैं सर। आईएनआईएफएस का पेपर में जो है ना, यूएन एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से 1-2 मार्क्स आना गारंटेड है। पर एग्ज़ामिनर एक ऐसा ऑप्शन देता है जो पढ़ने में इतना सही लगता है कि 90% बैंकर उस पर बिना सोचे टिक लगा देते हैं। आज हम उस सबसे बड़े ट्रैप को डिकोड करेंगे। सर आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन-सा 17th ऑफिशियल एसडीजी में से नहीं है, जो कि यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड वेल्थ क्रिएशन, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, रिस्पांसिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। सर 17 के 17 एसडीजी हैं। किसको याद किया जाए, किसको छोड़ा जाए, कैसे इस ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाए, इसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है? तो देखिए, अगर आपने ऑप्शन बी सोचा है ना सर, तो बधाई हो, आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन एग्ज़ाम प्रेशर में बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। आइए देखते हैं क्यों? सबसे पहले देखिए सर, कांसेप्ट को समझते हैं। यूनाइटेड नेशन ने 2015 में 2030 तक, तो यूनाइटेड नेशन ने 2015 में, राइट, 2030 तक दुनिया को बेहतर बनाने के लिए 17 एसडीजी दिए थे, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए थे, जैसे नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर वगैरह-वगैरह बहुत सारा था, राइट। तो सर क्योंकि हम बैंकर दिन-रात ना फाइनेंशियल इंक्लूजन, जे प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा लोन पे काम करते हैं, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली सोचता है कि ये तो सबसे बड़ा गोल होगा। लेकिन सर सच्चाई ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन यूएन का कोई स्टैंड अलोन ऑफिशियल गोल था ही नहीं। प्लीज़ याद रखिएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो था, ये यूएन का कोई स्टैंड अलोन गोल नहीं था। ये बाकी गोल जैसे नो पॉवर्टी या डिसेंट वर्क को अचीव करने का एक ज़रिया था, पर खुद एक गोल नहीं है सर। ठीक है? अब इसे हमेशा के लिए याद कैसे करें? अपने दिमाग में ये सिंपल मेमोरी हैक फिट कीजिए। सर फाइनेंशियल इंक्लूजन गाड़ी का फ्यूल है। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, ये गाड़ी का क्या है सर? फ्यूल है। फ्यूल यानी ईंधन है, राइट? ईंधन। ये मंजिल डेस्टिनेशन नहीं है सर। तो उन यूएन के मंजिल सेट किए हैं, लाइक जीरो हंगर। यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने मंजिल सेट किए हैं। मंजिल कैसे सेट किए हैं? जैसे जीरो हंगर, राइट। फाइनेंशियल इंक्लूजन सिर्फ वो फ़िल है जो उस मंजिल तक पहुँचने में मदद करता है। और वेल्थ क्रिएशन जैसे वर्ड ना यूएन नहीं, शेयर मार्केट यूज़ करता है। तो ये जो वर्ड है ना वेल्थ क्रिएशन, इसको यूएन यूज़ ही नहीं करता, ये तो शेयर मार्केट यूज़ करता है। तो जब भी फाइनेंशियल इंक्लूजन गोल के रूप में दिखे ना, समझ जाइएगा ये ट्रैप है। मैंने आपको 17 गोल बताए,
17 एसडीजी के गोल बताएँ। ऑप्शन ए एनर्जी गोल नंबर 7 है, ये गोल नंबर 7 है अपना। फिर पीस जो है गोल नंबर 16 है और ये जो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन तो इसमें ट्रैप ऑप्शन एक ही है, वो ये लिखा है सर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये ट्रैप है। क्लियर है? तो अगर टॉपिक इससे भी बड़ा होने वाला हो, जहाँ एक कमर्शियल बैंक एफसीएनआर डिपॉजिट को एसओएफआर प्लस 4% पे हेज करके लेने के लिए इंटरेस्ट रेट स्वैप का यूज़ करता है, वो केस स्टडी मिस मत कीजिएगा सर। अब हम लोग वही बात करने वाले हैं। अगले केस स्टडी में इसी की बात हो रही है। चलिए, फ्रेंड्स इंटरेस्ट रेट स्वैप सिर्फ नाम सुनते ही आधे बैंकर का पसीना छूट जाता है। बैंक को कौन सा स्वैप लेना चाहिए और कॉर्पोरेट क्लाइंट को क्या पे करना चाहिए? यह सवाल इंडियन इकोनॉमी एग्जाम का सबसे फियर्ड टॉपिक माना जाता है। लेकिन गारंटी देता हूँ सर, आज की वीडियो देखने के बाद ना स्वैप पोजीशन का ये क्वेश्चन आपके लिए ना सबसे आसान नंबर बन जाएगा। एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले हमने अभी आपको बताया था, क्वेश्चन ये कर रहा है जरा देखिए कि a commercial bank in India mobilize FCNR deposit, that is foreign currency non-resident deposit of $1 million for 5 years at a fixed interest of 3% per annum. Bank utilize this fund to extend a foreign currency loan of $1 million to a corporate client for 5 years at a floating interest rate SOFR plus 4%. The bank fear falling rate will lower income while expenses remain fixed. The corporate fear rising rate. Both look to hedge using an IRS. Right. तो सर सवाल ये कर रहा है कि अपने रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करने के लिए व्हाट स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट स्वैप मस्ट द बैंक एंड कॉर्पोरेट बोरोवर टेक? बैंक रिसीव फ्लोटिंग पे फिक्स ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए सर, पहले हेज करने का एक ही यूनिवर्सल गोल्डन रूल है सर, राइट? हेज करने का तो ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है पे फ्लोटिंग, रिवर्स फिक्स, रिसीव फ्लोटिंग, पे फिक्स, ऐसे चक्रव्यूह दिया है। अच्छे-अच्छे ऑप्शन अच्छे-अच्छे कन्फ्यूज हो जाते हैं ये देखकर। चलिए, तो मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ कि देखिए हेज करने का एक ही यूनिवर्सल ट्रिक है और एक ही यूनिवर्सल गोल्डन रूल है कि उल्टी गंगा बहाओ। क्या है सर? उल्टी गंगा बहाओ। मतलब क्या हुआ कि टेक द एग्जैक्ट अपोजिट पोजीशन ऑफ योर फिजिकल एक्सपोज़र। आपका जो भी फिजिकल एक्सपोज़र है ना, व्हाटएवर फिजिकल एक्सपोज़र यू हैव, उसका आपको अपोजिट पोजीशन लेना है, राइट? ना यानी दोस्तों अपना जो फिजिकल एक्सपोज़र है उसका अपोजिट पोजीशन लेना, दैट इज़ द पॉइंट। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। पहले हम लोग कॉर्पोरेट क्लाइंट की बात करते हैं। सर कॉर्पोरेट क्लाइंट का रिस्क क्या है? कॉर्पोरेट ने लोन लिया है फ्लोटिंग रेट पे, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है सर कि कॉर्पोरेट ने जो लोन लिया है, वो लिया है सर फ्लोटिंग रेट पे। यहाँ देखिए लिखा है, जस्ट वेट अ मिनट। ये देखिए, लिखा है कि कॉर्पोरेट ने लोन लिया है फ्लोटिंग रेट पे जो कि एसओएफआर प्लस 4% है। मतलब अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया ना, तो कॉर्पोरेट का खर्चा बढ़ जाएगा। तो उसने सॉल्यूशन क्या सोचा कि उसे फ्लोटिंग पे करना ही पड़ेगा। तो वो स्वैप में रिसीव फ्लोटिंग करेगा और पे फिक्स्ड करेगा। यही करेगा ना सर? अभी उसने फ्लोटिंग में लोन लिया है, तो भैया उनको फ्लोटिंग रेट ही पे करना होगा ना। लेकिन वो चाहता है कि नहीं भैया, हमको तो फिक्स रेट चाहिए। तो वो स्वैप में क्या करेगा? वो स्वैप में करेगा रिसीव फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रिसीव करेगा और पे करेगा फिक्स करेगा ताकि उसका रेट लॉक हो जाए। सर बैंक का रिस्क थोड़ा देख लीजिए, वापस बैंक पे आइए। बैंक ने क्या किया है, बैंक को कॉर्पोरेट से क्या मिल रहा है? फ्लोटिंग इनकम मिल रहा है। लिखा है ना, बैंक को कॉर्पोरेट से मिल रहा है फ्लोटिंग इनकम जो कि एसओएफआर प्लस 4% है। अगर रेट गिर गई तो बैंक की इनकम कम हो जाएगी, तो बैंक अपनी फ्लोटिंग इनकम को सिक्योर करने के लिए स्वैप में ठीक उल्टा करेगा। वो फ्लोटिंग पे करेगा और रिसीव फिक्स करेगा। बैंक क्या करेगा सर, अपनी पोजीशन को फिक्स करने के लिए उसको भी डर है कि कहीं रेट गिर ना जाए, तो उनका जो इनकम आ रहा है वो कम ना हो जाए। तो उसके लिए क्या करेगा कि फ्लोटिंग को वो पे कर देगा। बैंक विल पे फ्लोटिंग, राइट? एंड बैंक विल रिसीव फिक्स्ड। बैंक को भी फिक्स चाहिए, राइट? तो सर फाइनल पोजीशन क्या होगा? बैंक फ्लोटिंग पे कर रहा है, फिक्स रिसीव कर रहा है, कॉर्पोरेट रिसीव फ्लोटिंग पे फिक्स्ड। तो सर इसका ऑप्शन यदि चेक करें, तो लेट मी शो यू द ऑप्शन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है सर। पे फ्लोटिंग, रिसीव फिक्स्ड, रिसीव फ्लोटिंग, पे फिक्स्ड। अब एग्जाम के प्रेशर में ये याद कैसे रहेगा कि क्या पे करना है, कौन-सा रिसीव करना है? तो सर इसका इसका मैं आपको सॉलिड मेमोरी हैक बताता हूँ। हेजिंग का मतलब सर दुश्मन की चाल चलना, दुश्मन की चाल चलना, दैट इज़ मीनिंग ऑफ हेजिंग। समझे? तो कॉर्पोरेट के पास फ्लोटिंग लोन है, तो स्वैप में वो फ्लोटिंग को रिसीव करेगा ताकि उधार की मार यहाँ पे बराबर हो जाए। और बैंक के पास फ्लोटिंग इनकम आ रही है, तो बैंक उसका अपोजिट करेगा, वो फ्लोटिंग को पे करेगा। बस याद रखिए जो फिजिकल में मिल रहा है स्वैप में उसको उल्टा दीजिए। फिजिकल में भैया बैंक को फ्लोटिंग पे करना था ना, सॉरी बैंक को फ्लोटिंग रिसीव करना था तो वो फ्लोटिंग पे करेगा। कॉर्पोरेट को फ्लोटिंग पे करना था तो फ्लोटिंग रिसीव करेगा। मतलब दुश्मन की चाल चलिए, जो है उसको उल्टा दीजिए। क्लियर है सर? चलिए,
तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि फिजिकल एक्सपोज़र क्या है और उसका जो स्वैप पोज़ीशन होगा एकदम अपोज़िट होगा। अब सर ये देखिए मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, राइट? तो सुनकर ही आधे स्टूडेंट की ना रूह काँप जाती है, क्योंकि अगर एक भी ऑप्शन गलत हुआ ना तो पूरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन पानी में चला जाता है सर। लेकिन आज हम आईएनआईएफएस के एक ऐसे क्लासिक मैचिंग क्वेश्चन को तोड़ने वाले हैं, जिसमें फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग, प्रेफ़रेंस शेयर, बोनस शेयर ये सारे फंडे एक ही बार में हमेशा के लिए क्लियर हो जाएँगे। तो चलिए सर, एक तरफ तो इन्होंने कांसेप्ट दे रखा है, एक तरफ उसका मीनिंग दे रखा है। लिखा है इश्यूड आउट ऑफ एक्युमुलेटेड फ्री रिज़र्व, discounted medium to long term export receivable, sale of short term account receivable, carry a prioritized right to dividend and capital repayment during liquidation। अब सर इन चारों टर्म को ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सर फैक्टरिंग की यदि हम बात करें ना, जब कोई कंपनी अपने शॉर्ट टर्म रिसीवेबल यानी इनवॉइस को किसी थर्ड पार्टी को बेचती है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, राइट? इसने क्या किया कि शॉर्ट टर्म रिसीवेबल बोलें या इनवॉइस बोलें, एक ही चीज़ होता है। शॉर्ट टर्म रिसीवेबल या इनवॉइस को किसी थर्ड पार्टी यानी फैक्टर को बेचती है, राइट? थर्ड पार्टी बोलें या किसी फैक्टर को बेचती है अर्ली कैश के लिए। अब बेचेगी तो क्या मिलेगा इसको? कैश मिलेगा, राइट? तो या विथ और विदाउट रिकोर्स दोनों होता है सर। ये जो फैक्टरिंग होता है ना, ये विथ रिकोर्स भी होता है या विदाउट रिकोर्स भी होता है। रिकोर्स का मतलब समझते हैं ना सर? रिकोर्स का मतलब ये होता है कि टर्न र उसको वापस लेना। जैसे मान लीजिए कि कल को वो बायर जो है पेमेंट नहीं करेगा, तो बैंक जो है ना आपसे वापस आके पैसा लेगी, राइट? सेलर से। और विदाउट रिकोर्स का मतलब कि सारी लायबिलिटी फैक्टर की हो जाती है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो फैक्टरिंग में दोनों होता है सर, विथ रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स। तो सर आप ज़रा ऑप्शन को मैच कर लें, तो ऑप्शन नंबर 1 को सी से नहीं मैच कर देंगे। सेल ऑफ शॉर्ट टर्म अकाउंट रिसीवेबल तो 1 का सी हो जाएगा। अच्छा सर, फॉरफिटिंग की बात कर लें। फॉरफिटिंग ये भी एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट रिसीवेबल को डिस्काउंट करना, लिखा है ना? डिस्काउंटिंग मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट रिसीवेबल, राइट। लेकिन सर एक चीज़ याद रखिएगा, फॉरफिटिंग ना विदाउट रिकोर्स होता है। भैया सेलर की कोई ज़िम्मेदारी नहीं रही, एक बार फॉरफिटिंग में आप एंटर कर गए हैं, ये विदाउट रिकोर्स होता है हमेशा, राइट। मतलब एक्सपोर्ट रिस्क पूरा फाइनेंसर का होगा, एक्सपोर्टर का नहीं होगा सर। और प्रेफ़रेंस शेयर की बात करें ना, नाम में ही लिखा है प्रेफ़रेंस, नाम में ही लिख दिया है प्रेफ़रेंस। कंपनी के लिक्विडेशन के वक़्त ये डिविडेंड देते समय इनको इक्विटी से पहले प्रायोरिटाइज़ राइट मिलता है। सर कंपनी का जो लिक्विडेशन होता है, उस समय में या डिविडेंड मान लीजिए कंपनी का लिक्विडेशन हुआ या डिविडेंड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो भैया प्रेफ़रेंस शेयर वालों को पहले ही पेमेंट मिल जाता है, इनको प्रायोरिटाइज़ राइट मिलता है। 3 का डी हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा डी, 2 का क्या हो जाएगा बी, ठीक है? और सर 4 में लिखा है बोनस शेयर, सर बोनस शेयर क्या होता है थोड़ा समझिए। देखिए, जब कंपनी के पास बहुत सारा एक्युमुलेटेड फ्री रिज़र्व हो जाए, मान लीजिए कोई फर्म है, राइट? इसके पास क्या है फ्री रिज़र्व बहुत ज़्यादा है। तो वो शेयर होल्डर को बिना किसी कैश कंसिडरेशन के मुफ्त में शेयर देती हैं, यानी फ्री में शेयर दे देती हैं सर। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बोनस शेयर। अपने शेयर होल्डर को वो बिना किसी कैश कंसिडरेशन का शेयर दे देती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बोनस शेयर, ठीक है? बोनस शेयर। तो सर आप ज़रा इसको देखें, तो बोनस शेयर के लिए कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? यस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? तो सी, बी, डी, ए तो कौन-सा ऑप्शन है? सी, बी, डी ऑप्शन ए करेक्ट है। अब सर एग्ज़ाम हॉल में जब फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग मिक्स ना हो, इसके लिए यह ज़बरदस्त मेमोरी हैक आपके लिए है। तो इसको बोलते हैं सर हम लोग एफएफ हैक। सुनिए, एफएफ हैक क्या होता है कि भैया जो फैक्टरिंग होता है ना, ये हमारा फ़ास्ट और फ़ैमिलियर है। फ़ास्ट एंड क्या है? फ़ैमिलियर। सर शॉर्ट टर्म होगा, लोकल जनरल इनवॉइस होगा, फ़ास्ट कैश होगा। और जो फॉरफिटिंग होगा ना सर, फॉरफिटिंग, ये फॉरेन और फार है, इंटरनेशनल, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। और बोनस का मतलब तो सबको पता है सर, बोनस का मतलब पता ही है, फ्री की मिठाई, कोई कैश कंसिडरेशन नहीं, फ्री शेयर फ्रॉम रिज़र्व, क्लियर है? तो देखिए एग्ज़ामिनर हमेशा फॉरफिटिंग के साथ ना शॉर्ट टर्म लिख कर देगा, ताकि आप कन्फ्यूज़ हो जाइए। याद रखिएगा, फॉरफिटिंग हमेशा मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, ठीक है? तो फैक्टरिंग क्या बताया आपको? शॉर्ट टर्म अकाउंट रिसीवेबल, फॉरफिटिंग क्या बताया? एक्सपोर्ट रिसीवेबल, प्रेफ़रेंस शेयर क्या है? प्रायोरिटी इन डिविडेंड, बोनस शेयर क्या है? इश्यूड आउट ऑफ फ्री कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले कांसेप्ट पे, बहुत इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है। तो देखिए, अभी हम एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जिनके आंसर डायरेक्ट फैक्चुअल होते हैं, पर थोड़ी-सी कन्फ्यूजन की वजह से हम हमारा वो मार्क्स चला जाता है। तो आज हम आईएनआईएफएस के 2 सबसे इम्पोर्टेंट कांसेप्ट, एक है फाइनेंशियल और एक है कमोडिटी डेरिवेटिव और इंश्योरेंस ओम्बर्समैन की लेटेस्ट कंपनसेशन लिमिट को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। पहला सवाल कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेरिवेटिव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिकली कैटेगराइज्ड एज़ अ कमोडिटी यूज्ड फाइनेंशियल डेरिवेटिव रेदर दैन अ कमोडिटी डेरिवेटिव?
ऑप्शन ऑन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर बुलियन एंड प्रीसियस मेटल, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड करेंसी फ्यूचर। सर पहले कंसेप्ट को पहले क्लियर करते हैं। इसका सही जवाब है सर ऑप्शन नंबर डी। अब क्यों सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आइए इसको समझते हैं। सर देखिए 2 वर्ड हैं, 2 वर्ड बहुत कॉमन आपको दिखेंगे डेरिवेटिव की दुनिया में। एक दिखेगा आपको सर कमोडिटी डेरिवेटिव और एक डेरिवेटिव आपको दिखेगा फाइनेंशियल डेरिवेटिव। देखिए, कमोडिटी डेरिवेटिव मतलब कि जो चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं या उगाई जाती हैं, जैसे कि आपके क्रूड ऑयल हो गए, जैसे कि आपके गोल्ड हो गए, बुलियन हो गए, व्हीट हो गए, राइट? एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, राइट? ये सब के सब कमोडिटीज़ हैं, कमोडिटीज़ डेरिवेटिव हैं। और सर फाइनेंशियल डेरिवेटिव जो पैसा, इंटरेस्ट रेट, पैसा ले लीजिए, इंटरेस्ट रेट ले लीजिए, करेंसीज़ ले लीजिए, करेंसी से जुड़े हुए हों। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है, करेंसी फ्यूचर है, स्वैप है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव। सर, इसका एक ट्रिक बताऊँ? ऐसे याद रखिए, ऐप से होता है फाइनेंशियल, राइट? और ऐप से होता है हमारा फॉरेक्स एंड फंड, फॉरेक्स एंड फंड। जहाँ करेंसी और इंटरेस्ट रेट की बात आए ना, वो फाइनेंशियल है। जहाँ तेल, सोना और गेहूँ की बात आए ना, वो कमोडिटी है। अब सर यहाँ पे बात किसकी हो रही है देखिए, इनमें से कौन-सा स्पेसिफिकली कैटेगराइज़ जाता है कमोडिट कॉमनली यूज्ड फाइनेंशियल डेरिवेटिव? अब सर आपसे फाइनेंशियल डेरिवेटिव की बात की जा रही है। क्रूड ऑयल तो नहीं होगा। फिर देखिए प्रीसियस मेटल लीजिए, ये नहीं होगा। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जी हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब सर एक इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आइए इसके कांसेप्ट को क्रिस्टल सर क्वेश्चन कर रहा है कि अंडर द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल व्हाट इज द मैक्सिमम मॉनेटरी लिमिट ऑफ कॉम्पेंसेशन दैट इंश्योरेंस ओम्बड्समैन इज एम्पावर्ड टू अवार्ड? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। पहले सर समझते हैं कोर कांसेप्ट। सर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन आखिर है क्या? यह एक इंडिपेंडेंट क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। इसका मेन पर्पस है पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच के डिस्प्यूट को, जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सर देखिए एक तरफ है हमारे कौन, एक तरफ है हमारे पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी को होल्ड किए हुए हैं, राइट? और दूसरी तरफ है हमारे इंश्योरेंस की कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनी। इनके बीच के जो डिस्प्यूट होते हैं ना सर, राइट? इनके बीच के डिस्प्यूट को बेसिकली जैसे क्लेम रिजेक्ट होना या डिले होना बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, फास्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? फास्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, रिज़ॉल्व करना। सर ये इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर को लंबे लिटिगेशन प्रोसेस से बचाने के लिए बनाया गया है। अब आते हैं सर इस क्वेश्चन के सबसे बड़े ट्रैप पर, जो एग्जाम में आपका ना आधा मार्क्स माइनस करवा देगा। सर आपके पुराने स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट और इस क्वेश्चन में भी करेक्ट आंसर क्या दिया गया है सर? ऑप्शन नंबर सी, राइट? सी यानी कि आप देख सकते हैं 30 लाख, ठीक है? लेकिन सर ध्यान रखिएगा नवंबर 2023 में, राइट, नवंबर 2023 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रूल में एक बड़ा अमेंडमेंट किया। इस अमेंडमेंट के बाद इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की जो मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन लिमिट है ना, वो 30 लाख से बढ़ाकर सर 50 लाख कर दी गई है। आपकी बुक में अभी भी 30 लाख लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो आज की डेट में यदि हम सही आंसर बोले तो 50 लाख होगा। ये नवंबर 2023 में एक अपडेट आया था। सर आईआईबीएफ एग्जाम में हमेशा लेटेस्ट अपडेट टेस्ट किए जाते हैं। अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन में 50 लाख है ना, तो आपको बिना डाउट के 50 लाख पे ही टिक करना है। भले ही यहाँ पे आंसर 30 लाख दिया हुआ है। ये जो डेटा दिया हुआ है ना, आपकी बुक से लिया गया डेटा है। लेकिन अभी का रिसेंट अपडेट है सर 50 लाख, ठीक है? अब सर इस लिमिट को हमेशा के लिए याद रखने के लिए ना एक जबरदस्त मेमोरी ट्री हैक है सर। सर ओम्बड्समैन का नाम क्या होता है? एक तरह का पंच है सर, पंच या जज बजना। पंच है ना, ओम्बड्समैन पंच ना होते हैं, तो पंच से याद रखिए 50, पंच से याद कीजिए 50, यानी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जो होते हैं 50 लाख। एक और तरीका बताता हूँ सर, बैंकिंग ओम्बड्समैन की लिमिट 20 लाख है, तो कंपेयर करके याद कर लीजिए, बैंक में 20, इंश्योरेंस में 50। याद हो गया? चलिए, हमने क्या-क्या सीखा यहाँ से? हमने ये सीखा कि भैया ये जो हमारे ओम्बड्समैन होते हैं, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन वाले होते हैं, ये फ्री स्पीडी ग्रीवियंस रिड्यूसल करते हैं। फ्री स्पीडी ग्रीवियंस रिड्यूसल करेंगे। ओल्ड लिमिट थी 30 लाख, पुरानी लिमिट थी भैया 30 लाख, लेकिन अब जो नया लिमिट है, वो बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो और सर हम यही करते हैं, हमारा हमारा जो स्टडी मटेरियल होगा ना, आपको इसी प्रकार के अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, कुछ भी पुराना नहीं, ताकि आप जो करंट ट्रेंड है उससे अपडेट रहें। और सर इसकी फाइलिंग फी कितनी होती है? ₹0। भैया कंप्लेंट फाइल करना कंप्लीटली फ्री होता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है सर। तो देखिए, सवाल ये कर रहा है कि ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पे बेस्ड है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे कंसेप्ट ना क्लियर होने पे ना मार्क्स तो नहीं मिलने वाला सर आपको। द आरबीआई डिसाइडेड टू साइमल्टेनियसली डिक्रीज द सीआरआर एंड रिड्यूस द रेपो रेट। व्हाट विल बी द प्राइमरी इंपैक्ट ऑफ द इकोनॉमी? सर देख सकते हैं आप, आईआईबीएफ क्या चेक कर रहा है? दैट डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है सर, ये अंडर थॉट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ना थॉट प्रोवोकिंग
थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, आपको सोचना पड़ेगा इसके सही जवाब के ऊपर। ए कह रहा है इट विल एब्सॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी, बी कह रहा है इट विल इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू बैंकिंग सिस्टम, सी कह रहा है नो इफेक्ट ऑन द मनी सप्लाई, डी कह रहा है इट विल इमीडिएटली इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अब सर चलिए इसके कोर कंसेप्ट को समझते हैं। सर यहाँ पे ना 2 टूल एक साथ यूज़ हो रहे हैं। कौन-कौन से? एक तो है हमारा सीआरआर यानी हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, सीआरआर है। सर ये वो परसेंटेज है एनडीटीएल का जो बैंक को आरबीआई के पास कैश फॉर्म में रखना पड़ता है। तो सर ये रहा हमारा बैंक और ये है हमारा आरबीआई। तो कैश के फॉर्म में कुछ तो रखना पड़ेगा ना बैंक को आरबीआई के पास, उसको बोलते हैं सर सीआरआर। अगर आरबीआई सीआरआर कम कर देता है सर, ठीक है? तो इसका मतलब है कि बैंक को अब आरबीआई के पास कम पैसा ब्लॉक होगा, कम ब्लॉक हो जाएगा सर, ठीक है? तो रिज़ल्ट ये होगा कि बैंक के हाथ में लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा बचेगा, बैंक जो है ज़्यादा लोन दे पाएगी। सर दूसरा होता है रेपो रेट, सर रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंक को शॉर्ट टर्म फंड करता है। तो भैया ये रहा आरबीआई और ये रहा बैंक, तो जिस रेट पे आरबीआई बैंक को पैसा देता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। एक साथ अप्लाई होते हैं। अब देखिए सर अब सोचिए अगर मान लीजिए आरबीआई जो है रेपो को कम कर देता है, तो क्या होगा? बैंक को आरबीआई से सस्ता फंड मिल जाएगा, राइट? चीप फंड मिल जाएगा बैंक को आरबीआई से, राइट? तो रिजल्ट क्या होगा? बैंक आगे पब्लिक को सस्ते रेट पे लोन देंगे, लोन चीपर हो जाएँगे। तो सर अगर दोनों ही टूल सीआरआर और कम रेपो एक साथ हो जाएँ, देख रहे हैं ना? अगर मान लीजिए भैया सीआरआर भी कम हो जाए और रेपो रेट को भी सर आरबीआई कम कर दे, एक साथ अप्लाई होते हैं, तो ये एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, राइट? मार्केट में डबल फोर्स के साथ पैसा पंप होता है। जिसे हम कहते हैं इंजेक्टिंग लिक्विडिटी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंजेक्टिंग लिक्विडिटी, राइट? इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इट विल इंजेक्ट लिक्विडिटी इंटू द बैंकिंग सिस्टम लीडिंग टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। अब सर सुनिए, आते हैं इस क्वेश्चन के ट्रैप पे जहाँ पे आपको फँसाता है। सर ट्रैप का वर्ड का खेल है यहाँ पे, 2 वर्ड आपको दिखेगा। एक वर्ड दिखेगा एब्ज़ॉर्ब और एक वर्ड दिखेगा इंजेक्ट। एब्ज़ॉर्ब और एक दिखेगा सर इंजेक्ट। सुनिए, बहुत बार कैंडिडेट जल्दीबाजी में ना सीआरआर देखते हैं और सोचते हैं कि सीआरआर मतलब आरबीआई पैसा रख रहा है, तो एब्ज़ॉर्ब होगा। लेकिन सर ध्यान दीजिएगा, यहाँ सीआरआर कम हो रहा है। यहाँ पे सीआरआर हमारा कम हो रहा है, राइट? तो सीआरआर डिक्रीज़ हो रहा है। तो ज़रा ऑप्शन नंबर ये क्लियर है? अब सर ऑप्शन नंबर डी को ज़रा देखिए, क्या लिखा है? इंक्रीज़ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट। सर एग्ज़ाम प्रेशर में स्टूडेंट रेपो और रिवर्स रेपो का फिर या फिर इंक्रीज़ डिक्रीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। याद रखिए रेट कम होने से बोरोइंग का कॉस्ट बढ़ता है, बल राइट बल्कि घाटा है, बढ़ता नहीं है सर, घाटा होता है, डिक्रीज़ होता है, घटता है ये। चलिए इस कांसेप्ट को दिमाग में लॉक करने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल मेमोरी हैक आपके लिए लाया हूँ। इस पॉलिसी को ना एक पानी के नल की तरह इमेजिन कीजिए। कैसा इमेजिन कीजिए सर? पानी की नल की तरह। सर सीआरआर और रेपो रेट जो होता है ना, उस नल के टाइट वाल्व हैं। ऐसा समझिए एक नल है, राइट? उसका जो टाइट वाल्व कौन है? सीआरआर और रेपो। नल देखिए ना सर, नल ऐसा होता है नल, राइट? सपोज़ दिस इज़ द नल, ओके। तो उस नल के जो वाल्व होते हैं ना, वो सीआरआर और रेपो हैं। जब आरबीआई इन वाल्व को ढीला करता है ना सर, जब आरबीआई क्या करता है, इनके वाल्व को लूज़ करता है, ढीला करता है, तो क्या होता है? तो ढीला करता है यानी डिक्रीज़ किया, ढीला करना मतलब डिक्रीज़ किया, तो नल से पानी यानी लिक्विडिटी मनी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होकर बाहर निकलती है। नल से पानी एकदम गिरती है, बहुत तेज़ी से, राइट? फ़ास्ट फ्लो। राइट। अच्छा और तो सर गोल्डन रूल यही हो गया कि यदि रेट गिरेगा, ठीक है, तो लिक्विडिटी बढ़ेगा। अब आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा सर, ठीक है ना? तो आई होप समझ में आ गया। तो हम लोग क्विकली समराइज़ कर लेते हैं। देखिए सर, सीआरआर यदि घटेगा, तो बैंक जो है कम कैश रखेगी आरबीआई के पास, तो लेंडिंग मनी लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। ठीक है। उसी तरह सर रेपो रेट यदि घटेगा, तो आरबीआई से सस्ता में फंड मिलेगा, तो लोन भी सस्ता हो जाएगा, चीप लोन हो जाएगा। एक तरह से लिक्विडिटी बढ़ेगा, सस्ता हो जाएगा तो लोग लेंगे। तो कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई, इसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। रूल ऑफ थंब याद रखिएगा, रेट कम होंगे तो मार्केट में पैसा बढ़ेंगे। कांसेप्ट क्लियर हुआ सर? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें। और सर ऐसे ही यदि ये ट्रिकी क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व करना है ना सर, हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। सभी चीज़ का ट्रिक है सर, बिना ट्रिक का कुछ नहीं है। एकदम आपको बस सुनना है और कहानी अपने आप दिमाग में फिट होती जाएँगी और एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तब तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। सर आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि फैक्चुअल क्वेश्चन या तो आपको सॉलिड 1 मार्क दिलवा सकते हैं या फिर गलत हो जाएँगे। सवाल क्या कर रहा है? टू एन्श्योर कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी, द आईआरडीए हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ विजन ऑफ अचीविंग इंश्योरेंस फॉर ऑल। व्हाट इज़ द टारगेट ईयर सेट फॉर दिस? 30,
35, 47, 50। सर इसका कोर कांसेप्ट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भैया लेकिन इकोनॉमिकली वो बहुत पावरफुल भी है। IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट? तो इनने एक मैसिव विजन लॉन्च किया था जिसका नाम था इंश्योरेंस फॉर ऑल। ओके। लेकिन इसका मेन एम यह है कि इंडियन सिटीजन के पास लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवर हो ताकि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी या डिजास्टर उन्हें प्रॉपर्टी में नहीं धकेल सके। इस बेयर मिनिमम फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए IRDA ने स्टेट गवर्नमेंट और इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर 2047 का टारगेट सेट किया है, 2047, राइट? तो इसको गेस करना सबसे डेंजरस होता है सर। एग्जाम प्रेशर में ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा राउंड फिगर की तरफ आते हो। कैंडिडेट मैक्सिमम क्या करेंगे, 2030 सेट करेंगे, 2050 मार्क करेंगे। इस ऑड नंबर को याद रखने के लिए ना सर 2047 में क्या होने वाला है, इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस के 100 सेंचुरी सेलिब्रेट करेगा, आज़ादी के 100 साल और सबको इंश्योरेंस की ढाल। बताइए सर, आज़ादी के 100 साल और सबको इंश्योरेंस की ढाल मिलेगी। सच्ची आज़ादी तभी ना मिलेगी जब हर इंडियन फुल्ली इंश्योर्ड होंगे। जब भी इंश्योरेंस फ्लॉट दिखे, सीधे 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 2047 को क्लिक कीजिए, राइट? एक और कीवर्ड याद रखिए, गवर्नमेंट का विकसित भारत टारगेट भी 2047 का ही है सर। चलिए, तो विज़न किसका है? IRDA का ही विज़न है। विज़न का नाम क्या है? इंश्योरेंस फॉर ऑल। टारगेट ईयर क्या है? 2047, राइट? लॉजिक क्या है सर? 100th एनिवर्सरी होगा इंडिया का, इंडियन इंडिपेंडेंस का। आई होप ये आपको याद रहेगा। और सर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग अपने पेड कोर्स में कवर करेंगे। सवाल कर रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ IPO व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ ग्रीन शू ऑप्शन? ऑप्शन ए, टू मैंडेट 15% इन्वेस्टमेंट इन एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट, टू ग्रांट डिस्काउंटेड राइट टू रिटेल इन्वेस्टर, टू अलाउ अंडरराइटर टू सेल मोर शेयर देन प्लान टू स्टेबलाइज पोस्ट लिस्टिंग प्राइस, टू प्रोवाइड एन ऑप्शन टू विथड्रॉ एन अंडर सब्सक्राइब्ड IPO। बहुत अच्छा सवाल है सर। चलिए इसका कोर कंसेप्ट समझते हैं। सर जब भी कोई नई कंपनी अपना IPO लाती है ना, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है, तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद शेयर प्राइस से अचानक से गिरने का डर होता है। मान लीजिए ये कंपनी है, राइट? ये क्या करती है, अपना IPO लाती है। तो जब लिस्ट हो जाता है ना, लिस्ट होने के बाद, राइट, क्रैश होने का डर होता है, क्रैश फियर होता है सर, क्रैश फियर होता है। तो इस वोलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन शू ऑप्शन, राइट? या इसको बोलते हैं हम लोग ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन, राइट? सर इसमें सेबी क्या करता है, इस इसकी बात कर लें हम लोग यहाँ पे, तो सेबी इसमें क्या करता है कि जो हमारे अंडर राइटर्स हैं, राइट? जो हमारे अंडर राइटर्स हैं, उनको परमिशन देते हैं कि वो प्लान्ड क्वांटिटी से थोड़ा-सा ज़्यादा शेयर, यानी कि मोर देन 15% अप टू मोर देन 15% शेयर किसको इश्यू करें? इश्यू कर दें पब्लिक को, राइट? इश्यू टू द पब्लिक। अब अगर लिस्ट होने के बाद मार्केट में शेयर का प्राइस नीचे गिरने लगता है ना, तो अंडर राइटर वापस उन शेयर को मार्केट से खरीद लेते हैं। ये अंडर राइटर क्या करते हैं कि वापस उस शेयर को वो परचेज़ कर लेते हैं, क्योंकि भैया कम हो रहा है। इस डिमांड से शेयर का प्राइस गिरने से रुक जाता है और स्टेबलाइज़ हो जाता है। तो सर इसका सही जवाब बताएँ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि टू अलाउ अंडर राइटर टू सेल मोर शेयर देन प्लान टू स्टेबलाइज़ पोस्ट लिस्टिंग प्राइस। अब सर सुनिए, यहाँ पे एक ट्रैप है, ऑप्शन नंबर ए लिखा है इन्होंने, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट। सर IIBF एग्जामिनर जानते हैं कि जैसे ही कैंडिडेट ग्रीन देखते हैं ना, उनका दिमाग तुरंत ग्रीन फाइनेंस, ESG, इन्वायरमेंट की तरफ भागता है। एग्जाम के प्रेशर में बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े स्टूडेंट ऑप्शन ए मार्क कर देते हैं। याद रखिए सर, ग्रीन शू का इन्वायरमेंट या पेड़ पौधों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब सर इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखने के लिए ना एक जबरदस्त मेमोरी हैक आपके लिए लाया हूँ। सर जूते जूते समझते हैं ना, शू का मतलब क्या होता है? जूता, ठीक है? तो जूते, राइट, यानी शू का मेन काम क्या होता है? जमीन पर अच्छी ग्रिप बनाना, ग्रिप ऑन लैंड, यही ना होता है सर, जमीन पे ग्रिप बनाना और आपको गिरने से बचाना, यानी आपको स्टेबिलिटी देता है। ठीक उसी तरह सर जो हमारा ग्रीन शू है ना, ग्रीन शू, ये ऑप्शन IPO के शेयर प्राइस को गिरने से बचाता है। ये क्या करता है कि IPO का जो शेयर प्राइस है ना, वो ना गिरे, उससे ये ग्रीन शू बचाता है, सपोर्ट देता है। तो सर याद रखिएगा, इसका नाम ग्रीन शू इसलिए पड़ा है क्योंकि 1915 में अमेरिका की ग्रीन शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने सबसे पहली बार इस टेक्निक को अपने IPO में यूज़ किया था। उसका नाम ही था ग्रीन शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ग्रीन शू। ये फैक्ट है, बुक में नहीं दिया हुआ है, ये आपको मैंने रिसर्च से बता रहा हूँ। तो सर हमने कुल मिलाकर क्या सीखा यहाँ से कि जब भी आपको ग्रीन शू दिखे, तो ये एक तरह का ओवर अलॉटमेंट का ऑप्शन है, ठीक है? किसका ऑप्शन है सर? ओवर अलॉटमेंट का ऑप्शन है, राइट? पोस्ट लिस्टिंग प्राइस को गिरने से रोकता है, यानी प्राइस को स्टेबलाइज़ करता है। कंपनी जो है मैक्सिमम, एक और वर्ड याद रखिएगा, मैक्सिमम 15% जो है एक्स्ट्रा शेयर कंपनी इश्यू करती है। इसको कोई लेना-देना नहीं है हमारे एनवायरनमेंट से। आई होप ये कांसेप्ट अब आपके माइंड में पूरी तरह से लॉक हो गया होगा। तो सर एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो लाइक करने में क्या दिक्कत सर? एक लाइक तो बनता है। और फ्रेंड्स आगे के क्वेश्चंस को यदि आपको देखना है हमारे पास कुल मिलाकर
300 से 400 क्वेश्चन्स अवेलेबल हैं सभी शिफ्ट के, जिसको मैंने अपने कोर्स में ऐड कर रखा है। आप भी यदि इन सभी कोर्स का हेल्प लेना चाहते हैं, अभी कभी व्हाट्सएप करें, राइट, दिए गए नंबर पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। दिस इज़ द नंबर ऑन व्हिच यू कैन व्हाट्सएप। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस